नमस्कार साथियों, मैं कमल किशोर कठेरिया। साथियों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब कल इस पद से अपने पद से रिटायर हो रहे हैं। वह जब इस पद पर आसीन हुए थे, जब देश हाल के इतिहास के शायद सबसे गंभीर और महत्वपूर्ण दौर में था। ऐसा दौर जिसमें हर लोकतांत्रिक और मानवतावादी सिद्धांत को एक मनमानी करने वाली सरकार द्वारा कुचला जा रहा था। यह दौर इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे पहले इस पद पर रहे लोगों ने देश को न केवल निराश किया था, बल्कि रिटायरमेंट के बाद अपने व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिए अपने पद से भी समझौता किया था, जैसा कि एक चीफ जस्टिस राज्यसभा के सदस्य बाद में बन गए थे। हालांकि इससे पहले कभी देश ने मुख्य न्यायाधीश के पद और उसके उत्तराधिकारी से बहुत अधिक उम्मीद नहीं रखी थी, लेकिन चंद्रचूड़ साहब ने जिस प्रकार अपने क्रांतिकारी विचारों से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद लेने से पहले लोगों को प्रभावित किया था, तो लोगों को एक उम्मीद लग गई थी कि शायद अब न्यायपालिका में कोई आमूलचूल परिवर्तन आएगा। अपने फैसलों से संवैधानिक के प्रति निष्पक्षता, ईमानदारी का व्यवहार अब न्यायपालिका के कार्यों में देखने को मिलेगा। लेकिन माननीय मुख्य न्यायाधीश ईमानदार नहीं रहे। ना वह ईमानदार हमारे साथ रहे, ना ही वह अपने साथ रहे। अदालत के बाहर तो सम्मेलनों में, दीक्षांत समारोह में, भाषणों में, तमाम तरह के कार्यक्रमों में, यहाँ तक कि बहुत सारे फैसलों में भी अपनी निजी टिप्पणियों में चंद्रू साहब ने बहुत सारी अच्छी बातें कही। मसलन चाहे व्यक्तिगत सुनता का मामला हो, अभिव्यक्ति की सुनता का मामला हो, धार्मिक बहुलतावाद का मामला हो, संवैधानिक सुरक्षा के उपाय का मामला हो, कार्यपालिका की जवाबदेही के लिए न्यायालय की जिम्मेदारियों पर जोर देने का मामला हो। इस तरह के बहुत सारे मामले थे, बातें हैं जहाँ पर चंद्रचूड़ साहब ने अपने विचारों से लोगों को प्रभावित किया। लेकिन जब अपने इन विचारों को फैसलों में क्रियान्वित करने का, फैसलों में शामिल करने का जब अवसर आया, तो चंद्रचूड़ साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया। कई बार तो लोगों को आश्चर्य ये हो रहा था कि उनके अंदर अच्छा करने का, संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने का दृढ़ विश्वास है भी या नहीं है। उन्होंने जिस प्रकार से उम्मीदें जगाई थी और उन उम्मीदों पर पब्लिक को निराश किया, इसीलिए आज जिस प्रकार से उनकी खिंचाई हो रही है, उनकी बदनामी हो रही है, उनकी आलोचना हो रही है, उनको हर तरीके से बुरा भला कहा जा रहा है, इससे पहले किसी भी चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के समय इस प्रकार की आलोचना का सामना नहीं करना पड़ा। जस्टिस चंद्रचूड़ के पास बहुत ऐसे मौके थे, बहुत सारे ऐसे मौके मिले उन्हें जब वह चाहते तो चीजों को दुरुस्त कर सकते थे, संस्थाओं की स्वायत्ता को बहाल कर सकते थे। जैसे कि चुनाव आयुक्तों नियुक्त का मामला था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय का दखल ही खत्म कर दिया गया, लेकिन चीफ जस्टिस हमारे चुप रहे। इसी प्रकार बेलगाम राज्य सरकारों की मनमानी, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, वहां पे जिस प्रकार से बुलडोजर का प्रयोग किया जा रहा था, धर्म के आधार पर लोगों के पास किसके घर पर बुलडोजर चला जाए, इस बात का फैसला किया जा रहा था, लेकिन चीफ जस्टिस चुप रहे। इसी प्रकार जो जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से तमाम चुनी हुई सरकारें महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में गिराई गई, वहां पर हमारे चीफ जस्टिस चुप रहे। और चुनाव प्रक्रिया में लोगों की विश्वसनीयता फिर से स्थापित करने के बहुत सारे मामले आए, ईवीएम का मामला, वीवीपैट का मुद्दा आया, लेकिन हमारे चीफ जस्टिस चुप रहे। लोगों को बड़ी उम्मीद थी, लेकिन वहां पर चुप रहे। और जस्टिस चंद्रचूड़ के कार्यकाल का सबसे दुखद और निराशाजनक पहलू तो संभवतः ये रहा है कि उनके कार्यकाल के दौरान हजारों समाजीय कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, असहमति जताने वाले शिक्षाविदों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को बिना मुकदमे के सालों से जेल में सड़ाया गया, उन्हें रखा गया और उनकी जमानत तक पर कोई विचार नहीं किया गया। उमर खालिद की जमानत की अर्जी पर सुनवाई लगातार टलती रही। कई बार जजों ने खुद ही इस मामले से बिना कोई कारण बताए अपने को अलग कर लिया, लेकिन चीफ जस्टिस उसमें शांत रहे। भीमा कोरे गांव के मामले में तमाम सामाजिक कार्यकर्ता जेल में भेज दिए गए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय शांत रहा, जस्टिस चंद्रचूड़ शांत रहे। और कुछ की तो जेल की हिरासत में ही मौत हो गई। फादर स्टैन स्वामी, प्रोफेसर जीएन साई बाबा की मिसालें हमारे सामने हैं। हालांकि साईं बाबा की जेल से बाहर आने के बाद कुछ दिनों बाद मौत हुई, लेकिन उनकी मौत का कारण भी उनको जेल में रखे जाना ही था।
तो इस तरीके के बहुत सारे मामले हैं। और सबसे बड़ा मामला तो अयोध्या का राम मंदिर का उनका फैसला है। सबने इस फैसले को स्वीकार कर लिया था। जो भी फैसला दिया था, मंदिर के समर्थन में फैसला दिया था, उसको सबने स्वीकार कर लिया था। कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा था। मुस्लिम समाज ने भी इसे स्वीकार कर लिया था। लेकिन बाद में चंचूड़ साहब ने खुद अपने ये बयान दिया कि जब मंदिर पर फैसला लेने वाले थे तो वो अपने भगवान के सामने बैठ गए, उनकी पूजा करी, उनकी और आराध्य से उन्होंने पूछा कि मुझे किस प्रकार का फैसला देना चाहिए, और तो जो भगवान ने उनको आदेश दिया उस आदेश का उन्होंने पालन अपने फैसले में किया। आप सोचिए कि यदि उनकी जगह पे कोई मुस्लिम चीफ जस्टिस होता और वह अल्लाह से पूछता, अल्लाह को याद करता और कहता कि मुझे रास्ता बताइए कि मैं किस प्रकार का फैसला दूं, तो शायद वो अल्लाह जो है मस्जिद के समर्थन में उनको सलाह देता। फिर क्या होता, लोग जो है तलवारें निकाल के सड़क पर आ जाते। तो न्यायपालिका का जो मूल सिद्धांत है कि जज को जो भी फैसला देना है वो तथ्यों के आधार पर देना है, सबूतों के आधार पर देना है। यदि कोई धार्मिक मामले में उसे अपना फैसला देना है तो भी धार्मिक आस्था, उसकी जो व्यक्तिगत आस्था है उसको जो है एक तरफ रखना है, उसका प्रभाव बिल्कुल भी उसके फैसले पर नहीं होना चाहिए। लेकिन इस मूल सिद्धांत को भी हमारे चंचूड़ साहब भूल गए। इससे भी ज्यादा शर्म की बात तो तब हुई जब इस तस्वीरें सामने आई जिसमें कि फैसला सुनाने के बाद सारे जज एक 5 स्टार होटल में वाइन के साथ डिनर करके जश्न मनाते हुए दिखे गए। महाराष्ट्र की असंवैधानिक सरकार का मामला देख लीजिए। जब से उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराया गया और उनके विधायकों को तोड़कर शिवसेना के 2 टुकड़े किए गए, तो उस मामले में चंचूड़ साहब ने उसमें ये कहा कि जो विधायकों का विभाजन था वह दल बदल कानून के विपरीत था, इसलिए उनका विभाजन, उनको पृथक गुट में मान्यता देने का जो स्पीकर का फैसला था वो पूरी तरीके से असंवैधानिक था, दल बदल कानून के विपरीत था। तो इस प्रकार से उनकी तो सदस्यता तुरंत खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन उनके दल बदल को गैर कानूनी कहने के बावजूद चंचूड़ साहब ने उनकी सदस्यता को समाप्त नहीं किया, बल्कि सदस्यता को समाप्त करने का मामला स्पीकर को सौंप दिया। और स्पीकर चूंकि सत्ता पक्ष का है तो उसने आज तक फैसला नहीं दिया। और इसी तरीके से इसी मामले में जो दूसरा पक्ष एक और उभर के आता है कि चंचूड़ साहब ने सुनवाई के दौरान एक टिप्पणी यह भी की थी। शिंदे जो वर्तमान में मुख्यमंत्री शिंदे हैं, उनकी सरकार को गैरकानूनी बताते हुए उन्होंने कहा था कि यदि उद्धव ठाकरे ने अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया होता तो मैं उनकी सरकार को बहाल कर देता। तो भाई आपने सरकार तो बहाल नहीं कर सकते थे क्योंकि वो इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन आप शिंदे की सरकार को तो बर्खास्त कर सकते थे, वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते थे, विधायकों की सदस्यता समाप्त कर सकते थे, फिर से चुनाव कराने का सरकार को आदेश दे सकते थे। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। तो जिन विधायकों की सदस्यता समाप्त हो जानी चाहिए थी, आप ही के अपनी टिप्पणियों के आधार पर उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल कर लिया। शिंदे की सरकार ने अपना बचा हुआ पूरा कार्यकाल कंप्लीट कर लिया। अब 20 तारीख को महाराष्ट्र में चुनाव है। अब चुनाव के बाद यदि आपके बाद कोई और बेंच, सर्वोच्च न्यायालय की कोई और बेंच कुछ फैसला देती है तो उस फैसले का फायदा क्या होगा? तो आप महाराष्ट्र सरकार के मामले में भी फेल हो गए। इसी प्रकार इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला, आपने बड़ा क्रांतिकारी फैसला सुनाया। लोगों को पता चला कि किस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का राजनीतिक पार्टियों ने गलत फायदा उठाया है। लोगों ने उनसे बॉन्ड खरीदवाए और बाद में बॉन्ड को अपने को गिफ्ट लेकर उनको इनकैश करवा लिया। इस तरीके से पूंजीपतियों, कारपोरेट ने किस तरीके से विभिन्न राजनीतिक दलों को, सरकारों को चुनावी बॉन्ड के द्वारा एक तरीके से चंदा दिया, या उसको आप कह सकते हैं कि रिश्वत दी। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले आए जिसमें यह भी देखा गया कि जिन पूंजीपतियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा दिया है, उनको जो है उस सरकार द्वारा विशेष फायदा भी पहुंचाया गया, उनके कोई विशेष काम भी करवाए गए। लेकिन
इतना करने के बावजूद आपने अपने इस फैसले को अधूरा ही रखा, क्योंकि आपका यह फैसला पूरा तो तब माना जाता जब ये आप ये आदेश देते कि सारी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, जिन्होंने भी इस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का मिसयूज करके पूंजीपतियों से पैसा लिया है, वो पूरा पैसा भारत सरकार के कोष में जमा करें। और जिन पूंजीपतियों ने ये इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा ये पैसा दिया है, उनके तमाम कार्यों की जो उनके समर्थन में यदि राज्य सरकार ने कोई भी फैसला किया है, कोई भी उनका ठेका पास किया है या कोई और तरीके का फायदा पहुंचाने का प्रयास किया है, तो उन सारे कार्यों की जांच का भी आदेश आपको देना चाहिए था, ताकि यदि काम के बदले चुनावी चंदा लिया गया है तो उसको रिश्वत घोषित किया जाता और राजनीतिक दलों को उसका दंड मिलता। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आप इस मामले में भी चुप रहे। तो एक तरीके से ये तो कुछ फैसले मैंने गिनाए, कुछ मामले गिनाए, अगर बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिन पे अगर चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ऐसे बहुत सारे मामले आए जहां पे वह बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन वो कुछ भी करने में उनकी दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने आधे अधूरे फैसले दिए, अपनी टिप्पणियों से लोगों के अंदर उम्मीद जगाई और बाद में उन टिप्पणियों के अनुरूप भी फैसला नहीं दिया। तो चंद्रचूड़ साहब, आपके कार्यकाल को एक ऐसे व्यक्ति के कार्यकाल के रूप में याद किया जाएगा जिसने जनता में उम्मीदें जगाई, लेकिन खुद उन उम्मीदों पर खरा उतरने की क्षमता रखते हुए भी वह पीछे हट गया। उसने कुछ नहीं किया और लोगों को निराश किया। जय संविधान।